हर एक को पता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पानी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कम पानी पीते हैं, तब उन्हें यूटीआई होता है। क्या प्रोस्टेट कैंसर पहले नहीं होते थे? तो एज पर बुक्स एशियन पॉपुलेशंस में प्रोस्टेट कैंसर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। 90%, 95% जो इसकी प्रॉब्लम्स होती है वो बेनाइन होती है। बेनाइन मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ये प्रॉब्लम्स मेल्स में आपने 90% ओपीडी में ये मिलेगा, सर यूरिन में जलन है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, ऐसा लगता है यूरिन खुल के नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आप 10 में से 8 बच्चों में पूछोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी। एक आदमी अपने पूरे परिवार का ख्याल रखता है, सुबह से लेकर रात तक काम करता है, अपने परिवार की सारी जरूरतों का ध्यान रखता है, लेकिन एक इंसान का ख्याल रखना वो हमेशा भूल जाता है, वो है खुद का। हेलो एंड वेलकम बैक टू टीजीसी शो। मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए एपिसोड, एक नए एक्सपर्टीज और एक नए टॉपिक के साथ। आज के एपिसोड में हम ना सिर्फ एक डिसीज को डायग्नोज करेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, साथ ही अपनी डेली हैबिट्स और हेल्थ चेकअप करा के कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे भविष्य में बचा जा सकता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विभोर अग्रवाल। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, एक आदमी पूरे परिवार का ख्याल रखेगा लेकिन अपनी हेल्थ को हमेशा इग्नोर कर देता है, तो ऐसी कौन सी कीमत है जो भविष्य में उसे चुकानी पड़ती है? बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बताऊं, डॉक्टर विभोर अग्रवाल। पिछले 6 वर्षों से मैं एज अ यूरोलॉजिस्ट उजाला हॉस्पिटल काशीपुर में अपनी एंडोयूरोलॉजी के और एंड्रोलॉजी के केसेस देखता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि अभी ये मेंस हेल्थ आफ्टर 40 which is very trending these days, कि after 40 what should men do to change their lifestyle to prevent and cure some of the diseases, ऐसी बीमारियां जो उनको 50s या 60s में हिट कर रही। कैंसर तो हम देख ही रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया है हमारी सोसाइटी में। एज पर WHO आप देखो तो एवरी 3 में 1 घर में तो आप देखोगे कैंसर का कोई ना कोई तो है जी। एंड अगर हम मेल्स की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। एंड सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इंडिया में लोगों को ये आइडिया नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर के कारण क्या है जी। उनको इसकी स्क्रीनिंग का भी नहीं पता है कि कब इसमें कौन सा टेस्ट कराना है, क्या हम मॉडिफिकेशंस डाइटरी लाइफस्टाइल कर सकते हैं जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें जी। तो आज का विषय, जैसा कि आपने बताया, हम प्रोस्टेट कैंसर या मेंस हेल्थ के बारे में बात करें तो उस पर ही डिस्कशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने जो बोला कि अब जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मैन जो है सबका ख्याल रख रहा है, अपना नहीं रख रहा है। मतलब मैन जो है कार की सर्विसिंग टाइम पे करा रहा है बट अपनी बॉडी की सर्विसिंग नहीं करा रहा है। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी, आपके ओपीडी में कभी ऐसा कोई केस आया हो जो आपको याद हो, जो मतलब आपको इमोशनली इम्पैक्ट कर गया हो? मोस्टली मेरी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं सब जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होते हैं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के साथ। दे आर अबव 65। ओके। So they are very emotional. जी। It's very heart touching to see कि जो पहले एक मिथ था कि बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं and they are all by themselves, अब वो नहीं देखने को मिलता है जी। सब अपने पेरेंट्स के लिए they are ready to spend, they are ready कि भाई कुछ भी हो हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं, but they don't know the proper thing, और तब तक वो टाइम निकल जाता है। जो 40 to 60 का लाइफ स्पैन है, be it a male, be it a female, this is very important। इसमें अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज जी, अपना वर्कआउट्स, अपने आप को टाइम देना सबसे जरूरी है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन कि भाई आई हैव टू ओनली स्टिक टू दिस शेड्यूल ऑफ आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिकेशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट योर बॉडी डिजर्व्स अ 7 hour स्लीप एंड एटलीस्ट 2 hours ऑफ वर्कआउट जी। जैसा कि आपने बोला कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है प्रोस्टेट क्या है। yes। मतलब अगर हम 8-10 लोगों को उठा के पूछें तो मुझे लगता है 8 लोग भी जवाब दे पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि एग्जैक्टली प्रोस्टेट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? yes। so प्रोस्टेट इज अ मेल ऑर्गन जो फीमेल्स में नहीं होता है जी। इट इज जस्ट बिलो द ब्लैडर। अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसका काम टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन वो मेल हार्मोन है जिससे कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से लेकर बोन डेंसिटी से लेकर जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, जितने भी आपका हेल्थ इश्यू है, सब आपका गवर्न टेस्टोस्टेरोन से होता है जी। और टेस्टोस्टेरोन की फैक्ट्री क्या है? प्रोस्टेट। अभी प्रोस्टेट होता कहाँ है? जस्ट ब्लैडर के नीचे। तभी आपने सुना होगा प्रोस्टेट वर्ड, अक्सर आपने तभी सुना होगा जब आप किसी अपने एल्डरली फादर मदर को 60+ को उनको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए, क्योंकि उनको
मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि यूरिन रुक रुक के आता है, बार बार जाना पड़ता है, तब जाके वो अपने किसी फिजिशियन को या सर्जन को कंसल्ट करते हैं कि सर पेशाब बंद हो गया या बार बार जाना पड़ रहा है। तब अल्ट्रासाउंड में पता लगता है अच्छा ये प्रोस्टेट है। बट उनको अगर हिंदी में उसका वर्ड पूछो तो वो कहते हैं एक ग्रंथि है, ग्रंथि है। दे रियली डू कंफ्यूज बिटवीन हर्निया एंड प्रोस्टेट व्हिच आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि डॉक्टर पॉइंट करता है कि प्रोस्टेट यहाँ होता है, तो उनको लगता है ये हर्निया वाली जगह पे उनको प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर वो जगह होती है जहाँ पे दोनों किडनी से यूरिन बन के आता है, एंड ये प्रोस्टेट उसके नीचे फनल की तरह होता है। This gland has a purpose to cause production of testosterone as well as male hormones. जी, तो इससे संबंधित बीमारियां क्या होती हैं? तो 90%, 95% जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेनाइन होती हैं। बेनाइन मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ये प्रॉब्लम्स मेल्स में आपने 90% ओपीडी में यही मिलेगा, सर यूरिन में जलन है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, ऐसा लगता है यूरिन खुल के नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आप 10 में से 8 बच्चों में पूछोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी 30+। और वो उसके लिए कभी कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कभी कुछ वाटर इनटेक कर लेते हैं, देन दे फील फाइन। तो एक्चुअली हर एक को पता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पानी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कम पानी पीते हैं, तब उन्हें यूटीआई होता है। इतना तो सबको पता है। सो प्लीज टेक होम मैसेज ये है कि अपना गर्मियों के टाइम पे एडिक्वेट हाइड्रेशन, यू शुड हैव 3 लीटर्स ऑफ वाटर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फील्ड वर्कर हो एंड यू आर स्वेटिंग मोर देन 2 लीटर्स अ डे, सो आप कहो कि मैं 3 लीटर पानी से काम चला दूंगा। नो, इफ योर वर्क इज आउटसाइड एंड इट्स अ हेवी वर्क एक्सरसाइज, सो यू नीड टू टेक मोर वाटर, 3 to 4 liters in the summers. जी, बिल्कुल। तो आपने जैसे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया। Yes, तो अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। तो इसमें प्रोस्टेट की 90% बीमारियां तो उसके बिनाइन एनलार्जमेंट के साथ साथ होती है, क्योंकि एज के साथ साथ प्रोस्टेट बड़ा होता है तो यूरिन में रुकावट देता है। वो तो हो गया नॉर्मल चीज, उसमें तो कुछ नहीं, हम कई बार दवाई से कई बार उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो दूसरी प्रॉब्लम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमें गिफ्ट में मिली है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ओके। अब हम ये कहेंगे कि क्या प्रोस्टेट कैंसर पहले नहीं होते थे? तो एज पर बुक्स एशियन पॉपुलेशंस में प्रोस्टेट कैंसर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी जी, क्योंकि हमारी जो डाइट, हमारे चाहे किसी भी आप धर्म में देखोगे तो डाइट्स मोस्टली ऐसी थी जिसमें विटामिन डी ज्यादा था, सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा था, रेटिनॉइड्स ज्यादा थे, फ्लेवोनॉइड्स, टोमेटोज ज्यादा थे, और सोयाबीन ज्यादा था, ब्रोकोली, ये सब था। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और प्रोस्टेट कैंसर के प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबीस पेशेंट, कंज्यूमिंग रेड मीट, वाइन्स, अल्कोहल, ये सब प्रोस्टेट कैंसर का एक बहुत सीरियस इसका एसोसिएशन है जी। इसीलिए यूरोपियन पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया आप चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, वहां पे हर 10 में से 2 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होगा। बट इंडिया में आप देखोगे तो हाँ ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो डाइट इज फर्स्ट थिंग, एडिक्वेट सनलाइट, tomatoes and having proper exercise, red meat वगैरह मत लीजिए। अगर आपको प्रोटीन्स लेना है, सोया प्रोटीन, स्प्राउटेड्स एंड आपके ब्रोकोलीज, दीस आर गुड जी। जैसे आपने कैंसर की बात करी, एनलार्जमेंट की भी बात करी, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अब इसमें जो है बेसिकली अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएं तो हमारे जो सेल्स होते हैं जी, बॉडी के किसी भी पार्ट के, अगर सेल्स अपनी ऑटोनॉमस सिटी खो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में अगर बच्चे टीचर की बात ना मान के वो अपना लाइन छोड़ के बाहर बंद करके भागे, तो वो एक तरीके से कैंसर है। वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं, उनको ब्लड सप्लाई सेपरेट मिल जाती है, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय योर बॉडी रूल्स, दे मेक देयर ओन रूल्स, और वो फिर जब एंट्रोपी इतनी बढ़ जाती है तो वो पूरे बॉडी में स्प्रेड करने लगते हैं। तो इसका मार्कर होता है सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, which is a simple blood test which should be done, जो कि हर 50 साल के ऊपर बंदे को अपना पीएसए का टेस्ट हर 3 साल में रिपीट कराना चाहिए एज पर गाइडलाइंस। कुछ कहती है 55, कुछ कहती है 50, कुछ कहती है 60, तो एक बेंचमार्क का 50 का रख सकते हैं। आफ्टर 50, every 3 years, every male should get a serum PSA done. Okay. Because serum PSA is that indicator which helps you in screening कि क्या हमें फ्यूचर में कैंसर की संभावना हो सकती है या नहीं। आइडियल वैल्यू शुड बी लेस देन 4, इफ इट इज मोर देन दैट इट कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन, इट कुड बी ड्यू टू कैंसर। उसको रूल आउट करने के लिए आपके यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं जी। और इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? There are no warning signs in this prostate cancer. Prostate cancer has got no signs. Okay. It is quite similar to enlargement of prostate. Okay. Patient को वही lower urinary tract symptoms लेके आएंगे कि सर यूरिन में प्रॉब्लम है। Now उस समय क्या होता था, अभी जब मैं यहाँ, it has been 6 years I am in काशीपुर,
काशीपुर इज इवन दो 3-tier सिटी, इतना खराब भी नहीं है, गांव हाँ भी जी। नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे लोगों का ये था कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड किया, प्रोस्टेट देखा और ऑपरेशन कर दिया. Oh. नो वन एवर थॉट कि PSA शुड बी डन. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द एलीट क्लास 1% जो सीधे अपना TPA बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस में मल्टीपल डॉक्टर्स पे जाता है. दे नो, दे आर वेल एजुकेटेड. और अब तो चैट GPT आ गए, एवरीवन हैज गॉट द आंसर्स ऑन नेट. Yes. You write it down and you'll get the proper best answer. You can even show it to your doctors. कि see, I consulted with the chat GPT and उन्होंने मुझे prescribe किया कि get your PSA done. So I feel good कि now people are aware कि yes, if your prostate is enlarged, do get a PSA done because it is a very silent disease. This cancer has no presentation till it proceeds. जब तक कि ये बहुत ज्यादा metastasize ना कर जाए, अब bones में metastasize करके फिर lower back pain या spine pain करने लगे, तब किसी को ध्यान आता अच्छा इसमें तो PSA कराना था. तब तक PSA की वैल्यू इज लाइक ग्रेटर देन 100. ओके, मतलब एक साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है. यस जी, तो अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए यस. तो क्या इसका प्रिवेंशन है? Not exactly prevention, but yes, we have got a complete range of treatment for it. जी. We can cure it. We can go for complete curative surgery, like in the form of robotic prostatectomy. कई बार जो है पेशेंट क्योंकि एज 70, 80, 90, 95 प्लस होती है जब इसका डायग्नोसिस होता है, तो दे आर वेरी फ्रेल, बहुत वीक होते हैं, तो घर वाले भी चाहते हैं सर हम कोई रोबोटिक सर्जरी नहीं करा सकते हैं. सो एट दैट टाइम वी हैव गॉट मेनी ऑप्शंस लाइक हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इंटरल्यूकिन थेरेपी. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन फॉर इट और इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है. जी, ट्रीटमेंट कितने एडवांस हो चुके हैं अभी तक? आई थिंक यूरोलॉजी इज द ओनली ब्रांच इन जी. इंडिया क्या वर्ल्ड में जिसका डेवलपमेंट सबसे अच्छा चलता है. हाँ जी. क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ OPD है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है, वो बहुत ज्यादा है. हाँ जी. तो जो एडवांसमेंट की बात करें तो सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी, अगर आप हर शहर में भी जाके देखोगे, अब हल्द्वानी तक में रोबोट आ गया है, मेक इन इंडिया है, SS है, देहरादून में भी आ गए. सो ये सारे जो रोबोटिक सर्जरीज होंगी सबसे ज्यादा जो होगी वो यूरोलॉजिकल यूरोलॉजी में है. Yes. Okay. अगर आप एंडोस्कोपी की बात करो तो पहले लोग ऑप्थेल की बात करते थे, अब यूरो का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. हम लोग के पास एंडोयूरोलॉजी के लिए, स्टोन्स के लिए भी हम आगे बात करेंगे. जी. इस टाइप के लेजर आ चुके हैं कि लाइक you can drill to anything with जी. those lasers. जी. What kind of stone it is, and we can do it simply in minutes. जी. कॉस्टिंग बहुत हो गई है उन लेजर्स की, एक्सपेंसेस, क्योंकि सब जर्मन मेड होते हैं, US मेड होते हैं, तो दे लाइक इन CRs. बट रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट. मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं Yes, अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो. प्रिवेंशन एंड क्योर, both things are there. Both things are there with time and it has got very good life expectancy. सबसे अच्छा एक्सपेक्टेंसी अगर आपने प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस कर लिया तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फर्क नहीं आता है. जी. मतलब you don't have any mortality with this. जी, जैसे आपने कहा कि अभी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे. एक स्टोन्स का नाम सुन के तो लोग पहले ही डर जाते हैं, तो मैं ये चाहूंगी आप बताएं कि स्टोन्स बनते कैसे? Right. This is a very good question. जी. क्योंकि in last 6 years I have operated at least 12,000 to 15,000 stone cases great number. endourologically जी. with laser. Thank you. So पहले तो लोगों को ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स में जमीन आसमान का फर्क है. ओके. लोगों का क्या है, अल्ट्रासाउंड कराया, पथरी आई है, दे हैव नो आइडिया पित्ता क्या है, गुर्दा क्या है, दे आर रेडी टू गेट द किडनी रिमूव्ड. बिल्कुल. आई वाज रियली शॉक्ड जब मैं पेरिफेरी में पहले जाके देखता था कि साहब पथरी आई है एंड पीपल आर लाइक किडनी निकलवा लेते. व्हाट हेल, दे डोंट नो कि इसमें आपका किडनी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है. लोग कहते हैं हार्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रेन इम्पोर्टेंट है, आई से आदमी किडनी से मरता है. बिल्कुल. क्योंकि किडनी वो ऑर्गन है जो आपकी बॉडी का सारा टॉक्सिक वो फिल्टर करती है. जी. हम लोग, आप देखोगे अपने किसी भी बड़े फैमिली मेंबर को, तो उन लोग का जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे धीरे कम होता है. उनका टॉक्सिक प्रोडक्ट जब निकल नहीं पा रहा होता है तब उनकी जो है बॉडी स्लो डाउन करके देते गो इन द स्टेज ऑफ मोर्टेलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो किडनी इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू बी सेव्ड. लेकिन लोगों को इतना डर है सर्जरी के नाम से. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके जो है एक स्टोन यूरेटर में आके, क्योंकि इट इज वेरी कॉमन इन दिस राई बेल्ट, जो वाटर इंडेक्स इज वेरी पुअर, वाटर इंडेक्स इज वेरी बैड, तो डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन है. एंड दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा है कि आप ये मान के चलो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 10 में से 5 लोग के तो स्टोन्स हैं ही है. ओके. किडनी में. अब वो स्टोन्स में कितने ऑपरेबल होने कितने नहीं ये लोग डिसाइड करते हैं. 90% हर आदमी चाहता है कि मैं देसी दवाई खा लूं.
आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू पुट अ स्टोन हियर, यू पुट एसिड ऑन, क्या वो एसिड उस स्टोन को मेल्ट कर देगा? नेवर। तो सोचो वो एसिड आपकी किडनी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हम ऑपरेशन क्यों करा रहे हैं? स्टोन निकालने के लिए या किडनी बचाने के लिए? किडनी बचाने के लिए। बट लोगों का कंसेप्ट है स्टोन निकाल जी। दे डोंट गेट दिस कंसेप्ट कि वी आर हियर टू सेव योर किडनी, ताकि केएफटी नॉर्मल रहे। आप जितना वेट करोगे आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स उतने खराब होते जाएंगे एंड अल्टीमेटली सफरर विल बी यू। जी। फिर भले ही आप बाद में 5 साल बाद ये बोलो कि यार वो ऑपरेशन में कमी हो गया होगा या मैंने थोड़ा सा देसी दवाई ज्यादा खा ली थी, ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। इट्स योर किडनी, इट्स योर नेफ्रॉन्स, यू हैव टू सेव इट। बिल्कुल। सो इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कोलिकी पेन, गेट योर अल्ट्रासाउंड डन। स्टोन्स बेसिकली गॉल स्टोन तो अलग हो गए जो 90% कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, बट किडनी स्टोन्स 5-6 किस्म के होते हैं, जिसमें हम 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जो हमारे रेडियो ओपेक होते हैं, एक होते हैं जो रेडियो लूसिड होते हैं। 90% स्टोन्स तराई बेल्ट में जो बनते हैं वो इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरेट स्टोन, जिसमें अमोनियम फॉस्फेट भी होता है। So it is due to dehydration, as you told, due to poor water intake या पानी का सोर्स आपका अच्छा नहीं है। बिल्कुल। सेकंड हो गया जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल काफी गड़बड़ रहता है। आजकल आपने देखा सब बच्चों की डाइट कैसी हो गई है, एवरीवन इज मोर इनटेक ऑफ फैट। जी। सो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो है कई बार रेडियोल्यूसेंट होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करने वाला या एक्सरे करने वाले को दिखता ही नहीं है। तो हमें इसके लिए सीटी कराना पड़ता है टू आइडेंटिफाई वेयर द स्टोन इज। तो एक हो गया कोलेस्ट्रॉल स्टोन। फिर यूरिक एसिड, जो आपने देखा होगा लोगों को जो है यूरिक एसिड की वजह से पेन बहुत हो रहा है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन दोबारा ज्यादा खा रहे हैं, यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है। यूरिक एसिड जो आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपकी किडनी में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। फिर बाद में कई सारे हमारी मेडिसिन आती हैं, उनके स्टोन्स होते हैं। सो एक जनरल पर्सपेक्टिव के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपके स्टोन्स कैल्शियम के, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के होते हैं। बाकी जो बचे हुए हमारे ड्रग इंड्यूस या पैराथायराइड इंड्यूस, वो सब रेयर केसेस है। ओके। क्या ये बात सच है कि मतलब जो किडनी का जो पेन होता है वो सबसे ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस में से है? यस, व्हेन द स्टोन ड्रॉप्स इन द यूरेटर, किडनी में स्टोन सालों पड़ा रहेगा, किसी को दर्द नहीं होगा। बट अगर उसका एक भी फ्रैगमेंट टूट के किडनी से यूरेटर के रास्ते में आ गया, सो किडनीज आर प्लेस्ड इन द hypochondriac region, which is in the loin, just behind your subcostal region, और वहां से दोनों यूरेटर्स नीचे ब्लैडर की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो इसका डायमीटर 6 mm से कम होता है, 6 mm का डायमीटर। और अगर स्टोन इसमें आके अटक जाए, तो किडनी जो भी यूरिन आपका बना रही है, 1 घंटे में आपका किडनी जैसे 60 ml यूरिन बना रही है, तो वो यूरिन आपका 24 घंटे में अगर आप देखोगे तो इट गोज अराउंड 1.5 लीटर्स। अब एक स्टोन के ऊपर किडनी में 1.5 लीटर पानी बढ़ गया तो किडनी डिस्टेंट कर जाती है। एंड दैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि आपको इतना सीवियर पेन होता है पेशेंट को एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि बॉडी उससे पुश करना चाह रही है स्टोन को कि वो निकल जाए। बट स्टोन अगर आपका 8 या 10 mm का है, तो एक चीज बताओ, 6 mm के रास्ते से कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। सो अगर वो निकल भी गया आपकी देसी दवाई लेने पे, तो वो आपके रास्ते को कितना खराब करेगा। फ्यूचर में फिर स्ट्रिक्चर बनता है। अभी स्ट्रिक्चर क्या होता है? स्ट्रिक्चर वहां का रास्ता सकरा हो जाता है, तो पेशेंट का यूरिन जो नॉर्मल पैसेज से स्मूथली जा रहा था, वो अटक के आएगा, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, इट विल अगेन डैमेज योर नेफ्रॉन्स। सो ये जो पेन है इतना सीवियर होता है कि हमने यहाँ पे डायनापार, ट्रामाडोल, दुनिया भर के सारे इंजेक्शन देके भी आराम नहीं होता। फिर फाइनली पेंटाजोसिन या सेरेनेस जैसे इंजेक्शन देने होते ताकि पेशेंट को उसमें आराम आए। मतलब काफी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत सीवियर है जी। काफी सारे मिथ्स भी सर्कुलेट होते हैं, लाइक बियर पी लो स्टोन्स निकल जाएंगे। दिस इज अटर स्टुपिडिटी, ये नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे पास ओपीडी का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। हाँ जी, कि सर क्या बियर पीने से स्टोन निकल जाते हैं? दैट इज वेरी स्टूपिड ऑफ देम आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बियर इज जस्ट अनदर डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होता है कि वो आपकी किडनी के सेल्स पे काम करके वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि वो फिल्टर करे। आप चाय पी लो, चाय भी डायूरेटिक है। आप लेसिक्स खा लो, फ्यूरोसेमाइड ले लो 5 MG, बट अब वो बैन कर दिया है यूरोलॉजी सोसाइटी ने। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपका स्टोन रास्ते में फंसा है, ठीक है, आपने ऊपर से किडनी को पानी ज्यादा पुश करने को कहा, अब स्टोन तो फंसा हुआ है, इम्पैक्टेड है, वो नहीं गया। 50% चलो निकल गया, मैं बात कर रहा हूँ 50% की। अगर वो नहीं गया तो क्या होगा कि वो बैक प्रेशर से, जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर होता है ना, हाँ जी, उसकी सीटी उठ जाती है जब प्रेशर बढ़ता है। ऐसी जब किडनी का प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी के कॉर्टेक्स और मिडलरी कई बार रप्चर करके वहां पे यूरिनोमा बना देता है। तो एग्जैक्टली नई ट्रेनिंग में तो अब जो टीचर्स हैं वो मना करते हैं, डोंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ डायूरेटिक टू द पेशेंट। Okay. Just give an alpha blocker like Urimax or Tamsulosin or Tasulin Plus, which will relax your ureter. Stone निकलना होगा तो निकलेगा, that's it. उसके ऊपर ना कोई देसी दवाई, ना कोई बियर, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब लास्ट ऑप्शन सर्जरी बचता है फिर उसका।
जस्ट एडिक्वेट हाइड्रेशन। पहले तो प्रिवेंशन करो, पानी अच्छा पियो, आरओ या फिल्टर का। अगर आपके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते फिल्टर, कोई बात नहीं, पानी उबाल के गर्म करके ठंडा करके तब पियो। ठीक है। 3 लीटर पानी पियो। खाने पीने में एनिमल प्रोटीन्स जो होती हैं, ये सब नॉनवेज वगैरह कम कर। वेगन डाइट पे रहो, सोया प्रोटीन्स, जूसेस, नारियल पानी, अमेजिंगली गुड, बनाना, ये सारी चीजें जो टाइम टेस्टेड है, जो आपके घर में आप लोग देखोगे सदियों से चली आ रही है, उसका कोई महत्व है जी। ये हम लोग को समझ बहुत अच्छा है। नींबू पानी अगेन इट्स एंटी कैंसरस, इट इज मेंटेनिंग योर हाइड्रेशन, इट इज मेंटेनिंग योर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसका तो कोई नुकसान है ही नहीं। ये भी सुना है ना कि नींबू पानी पीने से भी पथरी गलती है। सी गलती कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं है, ना कैंसर गलता है ना ये गलता है, बस ये आपकी बॉडी में एडिक्वेट न्यूट्रिशंस और इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करते हैं, तो बॉडी अपना काम करेगी। बॉडी हैज गॉट दिस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आपकी चोट लगती है, जरूरी है उसमें एंटीबायोटिक लगा के तभी हील करेगा? बचपन में तो 90% बच्चों की चोट लगती है वो अपने आप हील कर जाता है। जो अल्कोहलिक होते हैं, अगर उनका लिवर 60% तक भी डैमेज हो जाए, अगर वो उसके बाद विल पावर से छोड़ दें, वो रिकवर कर जाता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल पावर, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू इन योर डेली लाइफस्टाइल। तो फिर से हमारा वही पहला पॉइंट आता है कि हम जो अपनी एज में 30+ मेल्स या फीमेल्स अपने जॉब में घुस जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है इंडियन सोसाइटी में कि उनको अपनी ऊपर वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है फाइनेंशियली, और अपनी नीचे वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है। वी हैव गॉट नो मच सपोर्ट लाइक फॉरेन कंट्रीज, जैसे वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है, ओल्ड एज में उनको रिटायरिंग होम भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो वो इकलौता आदमी 40 से 60 साल की एज में एक तरीके से एकदम से डॉग, ही इज जस्ट रनिंग आफ्टर हिज वर्क, he don't have adequate hydration, he has no time for himself to do some yoga or exercise, he has no time for walk। तो क्या होता है, वो 55-60 तक ही रिटायर कर जाता है, खुद इतनी बीमारियां ले लेता है कि जो पैसा उसने कमाया था अब वो अपनी ही बीमारी पे लगा। सही, बहुत सही बात कही आपने ये। So please give time to yourself, maintain your hydration and have some good food। बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना इज ऑलवेज द बेस्ट। बिल्कुल। और प्रोस्टेट कैंसर जो है हमेशा बोला जाता है कि ओल्ड एज डिसीज है। यस, 90% इट विल ऑलवेज अकर इन पेशेंट्स अबव 50-60+, बट आजकल वही वेस्टर्न लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है, अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रोटीन्स, नॉनवेज, सन एक्सपोजर नहीं है, एसी में बैठे हुए हैं। देखा है 37-40 इयर्स के भी मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर दिखा है, ऐसा नहीं है। तो ये मिथ अपने दिमाग से हटा दें कि साहब ये सिर्फ एल्डरलीज की प्रॉब्लम है। यस, 90% इट अकर्स इन एल्डरलीज, बट स्टिल इफ यू आर इन 40s एंड यू फाइंड दैट you have got lower urinary tract symptoms, severe, retracted, recurrent, again and again you feel this, I'm having this sense of incomplete evacuation of urine, sometimes your urine is showing some red blood cells, RBCs, or you are having hematuria in that case, so it's not bad कि आप अल्ट्रासाउंड के साथ साथ PSA भी करा लें। जी। कुछ लोग मतलब हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर्स तो टेस्ट ही कराते रहते हैं, हमारे को तो कोई बीमारी भी नहीं, तब भी डॉक्टर ने हमें टेस्ट लिख के दे दिया। अब इसमें देखो एक जनरल नोशन है जिसमें दोनों सही हैं, दोनों गलत है, बट आई विल फॉलो द बुक्स। अब कितना ज्यादा ना ऑब्जेक्टिव चीजें हो गई है कि हर साल यूरोपियन कॉन्फ्रेंस होती है, अमेरिकन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस होती है, तो हर चीज एक फ्लो चार्ट की तरीके से है कि ये एज है। अब आयुष्मान स्कीम में भी गवर्नमेंट इज वेरी गुड, दे हैव मेड द सर्टेन प्रोटोकॉल्स कि ये टेस्ट तो मैंडेट है, अगर किसी को सर्जरी होना है तो ये तो होना ही होना है, 45+ है तो इको ECG भी होना है, 30 का भी है तो भी ECG, चेस्ट एक्सरे, CBC, KFT, वायरल मार्कर्स, क्योंकि कभी भी आप कोई ऑपरेशन करा रहे हैं तो यू शुड नो यहाँ पेशेंट का बॉडी का रिजर्व ठीक है जी। और रही बात इसके कि मैं सिर्फ सर्दी खांसी के लिए गया था और डॉक्टर ने मुझे सारे टेस्ट लिख दिए, सो सारे तो टेस्ट कभी होते ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। And how competent doctor is, how well he understands your pathology, and जो भी requirement है टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। आजकल तो इतने सारे लैब्स खुल गए हैं and they do the comprehensive checkup in just one go, तो वो कराने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल कि अगर एक बार पथरी निकल गई तो अब लाइफ में दोबारा पथरी नहीं, ऐसा नहीं है। once a stone former will always be a recurrent stone former। जी। जिस आदमी के स्टोन बनने की टेंडेंसी है, यानी कि उसका जेनेटिक इस तरीके का है कि उसकी बॉडी में कई सारे ऐसे जीन्स के लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन वगैरह कम होता है, उनके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिफरेंट होता है, ऑक्सलेट उनमें ज्यादा बनते हैं, तो उन लोगों को स्टोन्स बनते रहेंगे। तो वहां पे रोल होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन पे। अब जैसे मेरे पास जितने भी पेशेंट ऑपरेट होते हैं स्टोन्स के, सो वी गेट अ स्टोन एनालिसिस डन, तो उससे हमें पता लग जाता है स्टोन किस चीज का बना है, कैल्शियम, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, सब हम करा के फिर वो चीजें उनकी डाइट में मॉडिफाई कर देते हैं। प्लस कुछ अब बैक्टीरिया भी आ गए हैं जो कि दवाई के फॉर्म में प्रोबायोटिक्स में दिए जाते हैं,
जो पेशेंट को पोस्ट सर्जरी दे दिया जाता है ताकि जी। वो स्टोन दोबारा ऑक्सीलेट के ना बने। जी, मतलब मुझे लगता है काफी नॉलेज जो है हमारे व्यूअर्स को मिलेगी आज। यूरोलॉजी के ऊपर काफी सारी हमने चर्चा कर ली है। आई होप सो। जी, आई होप सो। और एक सिंपल सा लेसन मैं देना चाहूंगी कि मर्द को दर्द होता है, इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको हो रहा है तो एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फैमिलीज को बताइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एक्सपर्टीज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।